नमस्कार दोस्तों, जीएस सिविल अड्डा के इस पहल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में भी हम दो कंपनियों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, पुर्तगालियों और डचों के बारे में। ये भाग 3 है। यदि आपने प्रथम और द्वितीय भाग को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद इस भाग पर आइए, तभी यह भाग आपके समझ में आएगा। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में अंग्रेजों के आगमन से। तो दोस्तों, अंग्रेजों को इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। इंटरपोल दरअसल उन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है जो एशिया से मुक्त व्यापार करते थे। अंग्रेज जो एशिया से मुक्त व्यापार करते थे उनको इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। इस तथ्य को आप ध्यान रखेंगे। जो प्रथम अंग्रेजी यात्री थे जो स्थल मार्ग से भारत आए थे, प्रथम अंग्रेजी यात्री जो स्थल मार्ग से भारत आए थे, उनका नाम था जॉन मिल्डेन होल। ये वही जॉन मिल्डेन होल हैं जिन्होंने 1588 में स्पेनिश जहाजी बेड़े को पराजित कर दिया। कंपनी की स्थापना की बात करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। और इसका पूरा नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था दोस्तों? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति दी। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति दी। जो इसका कंपनी का कामकाज था, जो नियंत्रण था, वो 26 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल के हाथ में था। ये 26 सदस्य कौन कौन थे? इसमें एक निदेशक होता था, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, कंपनी की जो पहली समुद्री यात्रा हुई थी वो भारत के लिए नहीं हुई थी बल्कि इंडोनेशिया के लिए हुई थी। और कब हुई थी? 1601 से 1603 में। और भारत के लिए कब हुई थी? तो भारत सर्वप्रथम समुद्री रास्ते से आने वाला जो अंग्रेज था वो कौन था? वो था कैप्टन हॉकिंस। और कहाँ पर आया था? सूरत में आया था 1608 में रेड ड्रैगन नामक जहाज से। कहीं पर आपको मिलेगा कि हेक्टर नामक जहाज भी आपको लिखा मिलेगा और कहीं पर रेड ड्रैगन भी लिखा मिलेगा। दोनों ही सही हैं, ठीक। रेड ड्रैगन हो चाहे हेक्टर हो, दोनों ही सही हैं। तो सर्वप्रथम समुद्री रास्ते से आने वाला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्थलीय मार्ग से आने वाला कौन था, तो जॉन मिल्डेन होल, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है समुद्री रास्ते से आने वाला कौन था? कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। और यहीं पर प्रथम कोठी भी स्थापित की थी अंग्रेजों ने। ये जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था अकबर के नाम। ध्यान दीजिए, जब ये वहाँ से चला था तो अंग्रेजों को यही पता था कि भारत में अकबर नाम का राजा रहता है, लेकिन इसके आने के समय के दौरान ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और किसका शासन आ चुका था? जहांगीर का। तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। किसके नाम लेकर आया था? अकबर के नाम लेकर आया था। लेकिन किसके दरबार में पहुंचा था? तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था 1609 में। सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने में सफल हो जाता है। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है कैप्टन हॉकिंस और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने में सफल हो जाता है। लेकिन ये अनुमति किसी काम की नहीं रहती। कब? क्योंकि शीघ्र ही पुर्तगाली प्रतिद्वंद्विता के चलते ये अनुमति रद्द कर दी जाती है। हालांकि 1613 में फिर से अनुमति मिल जाती है। ये जो कैप्टन हॉकिंस था ये तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञाता था और इसने जहांगीर के दरबार में फारसी भाषा में बात की, जिससे कि जहांगीर बहुत ही प्रसन्न हुआ और कैप्टन हॉकिंस को खुश होकर 400 का मनसब, 1 जागीर और खान की उपाधि दी। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये तुर्की और फारसी का ज्ञाता था। इसने जहांगीर के दरबार में कैसे बात की थी? फारसी भाषा में बात की थी। तो जहांगीर ने खुश होकर इसको 400 का मनसब, 1 जागीर तथा खान की उपाधि दी थी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
हॉकिंस के साथ एक व्यक्ति और आया था, इसका नाम था विलियम फिंच। विलियम फिंच आया था, इसकी क्या खासियत थी, इसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। तो अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किसने किया, विलियम फिंच ने। विलियम फिंच किसके साथ आया था, तो कैप्टन हॉकिंस के साथ आया था। आगे बढ़ते हैं। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन ने हवाली में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। कहाँ पर, मिडिल्टन में कैप्टन मिडिल्टन ने हवाली में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। और जब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया तो उस समय जहांगीर जो है शासक था, तो जहांगीर बहुत प्रभावित होता है और जो अनुमति उसने रद्द कर दी थी सूरत की फैक्ट्री की, उसने 1613 में सूरत में स्थायी कारखाने की अनुमति दे दी। हालांकि 1611 में इससे पहले मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों का कारखाना स्थापित हैं। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा। सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया था, हालांकि वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका, फिर भी 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू और प्रयागराज में तक सूरत, भड़ोच या भरूच भी कहते हैं जो गुजरात में, अहमदाबाद भी गुजरात में है, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में अपनी कोठियाँ स्थापित की। और ये जो सभी कोठियाँ हैं जो कि अंग्रेजों ने 1623 में स्थापित की, ये सारी की सारी कोठियाँ किसके अधीन थी, सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट के अधीन थी और उसकी काउंसिल के नियंत्रण में थी। 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अधिकारी थे, उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और यहीं पर मद्रास को पट्टे पर लेकर यहीं पर एक किले का निर्माण करवाया जिसे कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसे क्या कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने कराया, तो फ्रांसिस डे ने करवाया। कहाँ पर, मद्रास में। किससे लिया था मद्रास, चंद्रगिरी के राजा से। कब, 1639 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में कोठी की स्थापना की। देखिए, बंगाल शुरू से ही बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है और एक समृद्ध प्रांत था उस समय पर, तो इसलिए बंगाल की कोठियों का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि 1651 में हुगली में जो कोठी स्थापित की है वो किसके नेतृत्व में की है, ब्रिजमैन के नेतृत्व में जो। और इसके बाद कासिम बाजार जो कि पश्चिम बंगाल में ही है, पटना और राजमहल में भी अंग्रेजों ने अपनी कोठियाँ स्थापित की। फिर मसूलीपट्टनम जो कि गोलकुंडा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम जो कि गोलकुंडा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था। अंग्रेज यहाँ पर सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। कहाँ कहाँ के लिए करते थे, एक तो फारस के लिए करते थे और दूसरा बैंटम के लिए करते थे। फारस और बैंटम के लिए सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। कहाँ से, मसूली। होता है कि स्थानीय विरोध और अधिकारियों से परेशान होकर अंग्रेज जो है 1629 में अमरगांव में दूसरी कोठी जो कि डचों की पुलीगट बस्ती के समीप थी, अमरगांव में दूसरी कोठी का निर्माण कर देते हैं। यहाँ के स्थानीय विरोध और अधिकारियों, क्योंकि अधिकारियों ने यहाँ पर घूस की मांग करना शुरू कर दिया था, जिससे परेशान होकर अमरगांव में दूसरी कोठी का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। कब, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से, और 500 पैगड़ों वार्षिक देकर जो है वार्षिक देकर व्यापार की अनुमति प्राप्त की। और दोस्तों 1661 की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ पहली वीडियो में, कि 1661 में जो बम्बई था उसको दहेज में दे दिया जाता है। किस किस के विवाह में 1661 में विवाह होता है, चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का, जिसमें बम्बई को दहेज में दे दिया जाता है, किसको, चार्ल्स द्वितीय को। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया जाता है। ये बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई के संस्थापक कौन है, गेराल्ड अंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, गेराल्ड अंगियार को। 1687 ईस्वी में कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया जाता है। कहाँ से, सूरत से मुंबई लाया जाता है। अब बंगाल में कंपनी की गतिविधियां देखते हैं कि बंगाल में कंपनी की क्या गतिविधियां। जो 1651 ईस्वी में सूबेदार शाह सूजा ने प्रथम व्यापारिक छूट अंग्रेजों को प्रदान की। ग्रेबियन बोटन जो कि चिकित्सक के रूप में कहाँ पर रहता था, शाह सूजा के दरबार में रहता था, उसने प्राथमिक व्यापारिक छूट कब प्राप्त की, किया।
जिसके अनुसार 300 वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। 1656 में दूसरा निशान मंजूर किया, बिना किसी बाधा के व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। और 1672 में शाइस्ता खाने कर अदा न करने की छूट अंग्रेजों को प्रदान की जाती है। तो ये अंग्रेजों को मिलने वाली कुछ छूटें हैं जिन्हें आप क्रम से एक बार देख लेंगे। सनवाइज मैंने अरेंज कर दी हैं, इनको आप 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लें तो ये आपके ध्यान में बनी रहेंगी। 1680 औरंगजेब का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त होता है। इसके अनुसार चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग न करें और न ही उसके व्यापार में बाधा उत्पन्न करें। साथ ही अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में भी लिया जाए। ये फरमान औरंगजेब ने सुनाया। और 1686 में हुगली में अंग्रेजों ने क्या किया, हुगली को अंग्रेजों ने लूट लिया। फिर औरंगजेब ने क्रोधित होकर अंग्रेजों को वहाँ से खदेड़ दिया हुगली से, और औरंगजेब ने पराजित कर दिया। 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दिया कि आप बंगाल में आइए और यहाँ पर कारखाने अपने स्थापित कीजिए। कब? 1690 में। इसका परिणाम ये होता है कि 1690 के द्वारा सूतानती कोठी की स्थापना कर दी जाती है। ये सूतानती ही भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। सूतानती में ही भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ती, जो कि कलकत्ता बनी थी। अब जोग चारनॉक ने बर्दवान जिले, ये जो जोग चारनॉक ने सूतानती कोठी की स्थापना की थी, तो बर्दवान जिले के एक शोभा सिंह थे जिन्होंने इसका विरोध किया। इसका परिणाम क्या होता है कि 1696 में सूतानती की किलेबंदी का अवसर मिल जाता है। जब इन्होंने विरोध किया शोभा सिंह ने बर्दवान जिले में, तो जो बंगाल के 1696 में सूतानती की किले की किलेबंदी करने का आदेश दिया, जिसका नाम फोर्ट किलेबंदी करने का आदेश दिया, जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। और फोर्ट विलियम जो ये किला था, इसके जो पहले हेड बनाए गए वो कौन बनाए गए? चार्ल्स आयर बनाए गए, प्रथम हेड या प्रथम प्रेसिडेंट। ठीक दोस्तों। और 1700 ईस्वी में प्रथम प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया। इसे प्रथम प्रेसिडेंसी नगर 1700 में घोषित। 1200 रुपये में सूबेदार अजीमुस्सान द्वारा 3 गांवों की जमींदारी दी जाती है। अब कितने रुपये में? 1200 रुपये में सूबेदार अजीमुस्सान द्वारा 3 गांवों की जमींदारी दी जाती है। वे 3 गांव कौन कौन थे? एक तो था कालीकाता, दूसरा था सूतानती और तीसरा था गोविंदपुर। और इन्हीं 3 गांवों पर दोस्तों आगे चलकर कलकत्ता बसता है। इन्हीं 3 गांवों पर कलकत्ता बसता है। किस किस पर? कालीकाता, सूतानती और ये देखते हैं। इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने 1688 में इधर अंग्रेज अपनी कंपनी का व्यापार बढ़ा रहे थे, अधिक से अधिक लाभांश अर्जित करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु दूसरी तरफ उन्हीं के देश में उनके स्वदेशी प्रतिद्वंदी में नई नई कंपनियों की स्थापना करने में लगे हुए थे। इसी क्रम में 1688 में एक न्यू कंपनी नामक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया गया। और 1698 में 2 अन्य कंपनियों का गठन होता है। इसमें पहली थी जनरल सोसाइटी और दूसरी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट ने तो 1698 में व्यापार की अनुमति के लिए भारत में नॉरिस मिशन भी भेज दिया। विलियम तृतीय ने औरंगजेब के दरबार में एक नॉरिस मिशन भी भेज दिया। फिर 1708 में क्या होता है दोस्तों कि इन तीनों कंपनियों का ही आपस में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। और ये तीनों कंपनियां मिलकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण करते हैं। तीनों कंपनियां कौन कौन सी? न्यू कंपनी, जनरल सोसाइटी कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू इन द ईस्ट। और तीनों को मिलकर क्या बनती है? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तीनों कंपनियों के विलय से क्या बनती है? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी को आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। जॉन सरमन मिशन। जॉन सरमन की अध्यक्षता में आता है। इसके अन्य सदस्य जो थे वे थे एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन जो कि एक शल्य चिकित्सक थे, एक थे ख्वाजा सोहर्द जो अर्मीनियन दुभाषिया थे। ठीक।
देखिए, एक जॉन सरमन मिशन के बारे में आपको बताते हैं कि जॉन सरमन मिशन भेजा जाता है अधिक व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में। उस समय पर मुगल दरबार में शासक थे कौन? फार्रुख सियार। तो जॉन सरमन मिशन भेजा जाता है जॉन सरमन की अध्यक्षता में, जिसके अन्य सदस्य थे एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन कौन थे? एक शल्य चिकित्सक थे। ख्वाजा सोहद अर्मेनियम दुभाषिया थे। ये जो कब आता है? 1715 में आता है कलकत्ता में, कलकत्ता से फर्रुख सियार के दरबार में। कहाँ से आता है? कलकत्ता से फर्रुख सियार के दरबार में। किस लिए आता है? कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने की अनुमति पर। इनका जो मुख्य लक्ष्य था वो कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आता है। उस समय पर फर्रुख सियार एक दर्दनाक बीमारी से गुजर रहा था और ये इत्तेफाक ही था कि विलियम हैमिल्टन उसी समय वहाँ पहुँचता है और विलियम हैमिल्टन फर्रुख सियार की उस दर्दनाक बीमारी का इलाज कर देता है। तो फर्रुख सियार उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और प्रसन्न होकर 300 वार्षिक कर में बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर देता है और 10,000 वार्षिक कर में सूरत को सभी करों से मुक्त कर देता है और बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की अनुमति दी। ब्रिटिश इतिहासकार ओर्स ने इन सभी छूटों को क्या कहा है? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, महान अधिकार पत्र कहा है। और कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग इस ही कंपनी के मैग्ना कार्टा से प्रशस्त होता है। इसीलिए ये जो शासक था फर्रुख सियार, इसे कायर और घृणित शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था अंग्रेजों के आगमन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब